मित्रों, इस परिसर में मैं पिछले 5 घंटे से विचर रहा हूं। तो थोड़ी थकान अगर आपको लगती हो मेरे चेहरे पर, तो ये सिर्फ बुढ़ापे के कारण नहीं है। मैं उन लोगों में से हूं जो पिछले लगभग 60 वर्ष हिंदी अंचल में संस्थाओं के विनाश का, उनके सत्यानाश होने का साक्षी रहा हूं। उनमें से कई संस्थाएं तो मैंने ही बनाई थी, और बहुत सारी संस्थाएं जो औरों ने बनाई थी जो बहुत मकबूल थी। उनमें से एक थी काशी नागरी प्रचारणी सभा। हिंदी साहित्य सम्मेलन दूसरा है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान तीसरा है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद चौथा है। और इन संस्थाओं के पुनरुद्धार का कोई अवसर आ सकता है मेरे जीवन काल में, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैं एक बेहद हताश व्यक्ति हूं। ऐसा हताश व्यक्ति जो आशा करना छोड़ता नहीं है। तो मुझे ये रत्ती भर अंदेशा नहीं लगता था कि कभी काशी नागरी प्रचारणी सभा का पुनरुद्धार होगा। तो सबसे पहले तो उसके पुनरुद्धार के अग्रगामी योद्धा व्योमेश शुक्ल को बहुत बधाई कि उन्होंने न सिर्फ, बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें हमारे अनेक सम्मान्य मित्र भी शामिल हैं, नामवर जी वगैरह, जिन्होंने कई संस्थाओं पर कब्जा किया, लेकिन उन संस्थाओं का कुछ पुनर्जीवन नहीं हो पाया। व्योमेश जी ने इस सभा के अंतर्गत और संजीव कुमार जी के सहयोग से ये जो पुस्तकें प्रकाशित की हैं, ये एक आश्चर्य है। चूंकि मैंने भी बहुत पुस्तकें प्रकाशित कराई हैं, 250-300, इसलिए मैं ज़्यादा चकित नहीं होता, पर मैं चकित हूँ कि ऐसी पुस्तकें भी संभव हैं। ये तीनों ही आज जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं हिंदी साहित्य का वैध विद्यार्थी नहीं रहा हूँ। तो मैंने एक ज़माने में सब लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल इत्यादि को विधिवत पढ़ते थे, वैसे मैंने नहीं पढ़ा। मैंने छुट्टा फुट्टा इधर उधर पल्लवग्राही रूप से पढ़ा था। तो मैं इस निबंध को फिर से एक बार ध्यान से पढ़ गया। इसके बहुत सारे गुणों पर तो हमारे मित्रों ने प्रकाश डाला है। शायद पहले ही पैराग्राफ में या पहले या दूसरे पैराग्राफ में शुक्ल जी ने, ये हृदय की मुक्तावस्था, ये तो बहुत प्रचलित है, उसी में कहा है कि भाव योग जो है, उसको भाव योग कहा, और फिर कहा कि भाव योग कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता कि हिंदी मतलब भारतीय काव्य चिंतन की परंपरा में कभी किसी और आचार्य ने ये कहा हो कि कविता कर्म और ज्ञान दोनों के समकक्ष है। एक तो यही पहला ही पैराग्राफ में है, ये मतलब पहले या दूसरे। उन्होंने आगे जाकर एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा। और फिर ये भी कहा है
जो अमूर्तन वाली, वो अमूर्तन के विरुद्ध थे। और क्यों थे इसका भी कुछ कारण इसमें बहुत सारा है। अरूप राग, बौद्ध परंपरा से एक शब्द लेकर कहा है कि ये अरूप राग है, यानी ऐसा राग जिसका कोई रूप नहीं है। फिर ये तो प्रसिद्ध है, हालांकि ये तो कहा जाता है कि इज़रा पाउंड ने भी कहा था कि एज सिविलाइजेशन ग्रोज पोइट्री विल बी डिफिकल्ट। तो इसका उन्होंने भी कहा है कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। सभ्यता के परिदृश्य में भारतीय कला चिंतकों ने, काव्य चिंतकों ने कभी कविता को नहीं रखा। अव्वल तो हमारे यहाँ सभ्यता चिंतन उस अर्थ में शायद ऐसा है भी नहीं, क्योंकि हम सभ्यता बोध से इतना ग्रस्त नहीं थे, वो तो पश्चिमी उससे शायद होना शुरू हुए। फिर उन्होंने एक बात कही कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। गोचर, मूर्त और निर्दिष्ट, तो एक ऐसी अवधारणा है कविता की जिसमें आगे जाकर शायद मैं इस पर कुछ और भी कहूँगा। एक ज़माने में मैंने बिना कुछ जाने ये कहने की कोशिश की थी, ये कविता तो संसार का गुणगान है। कविता का काम क्या है? ये जो संसार हमें दिया हुआ उसमें बदलो, उसको ठोको, पीटो, प्रश्नांकित करो, जो करना है करो, पर अंततः तो कविता संसार का गुणगान है। ये जो संसार हमें दिया हुआ है, उस संसार से कविता का क्या संबंध है, इस बारे में रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि बहुत स्पष्ट और बहुत अग्रगामी है। ये सोच के बहुत आश्चर्य होता है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी खड़ी बोली को, आखिर खड़ी बोली को हिंदी की मुख्य भाषा बनते अभी तो 150 साल ही हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल से तो हम ही उसमें फंसे हुए हैं या धसे हुए हैं। उस समय उस व्यक्ति ने, एक आचार्य ने ये कल्पना की है कि संसार और कविता के बीच संबंध क्या है, और ये कि कविता से सिर्फ अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलेगा, बिंब ग्रहण जरूरी है। असल में इस बात पर थोड़ा कम विचार हुआ है कि हालांकि शुक्ल जी को छायावाद से अपेक्षाकृत विरक्त आलोचक माना जाता है, शुक्ल जी छायावाद में ही संभव थे, क्योंकि उनका प्रकृति पर और अंतः प्रकृति पर, इस पर जितना आग्रह है वो सब छायावादियों से मिलता जुलता है। भले वो उदाहरण पीछे से लेते हैं, कालिदास से लेते हैं और इधर से उधर से लेते हैं, लेकिन उन पर छाया तो छायावाद की है। इसके पीछे मेरा एक कवि पूर्वग्रह काम कर रहा है। वो पूर्वग्रह ये है कि कोई भी आलोचना में नई स्थापना आलोचक अपने से नहीं कर सकता, उस पर कविता के प्रभाव की ज़रूरत है। तो ये कवि पूर्वग्रह आप जानते हैं, मैं उसको स्पष्ट कर देता हूँ। मैं इसलिए ऐसा सोच रहा होगा। फिर आगे कहते हैं, बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य ये ज़रूरी है। जगत अनेक रूपात्मक है और हृदय अनेक भावात्मक। तो सामंजस्य
के जो को जब खोलते हैं तो वो सामंजस्य कहाँ हो रहा है? अनेक रूपात्मकता है जो संसार की है और अनेक भावात्मकता है जो हृदय की है। प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। प्रच्छन्नता का आजकल तो भंडा फोड़ करना कवि का मुख्य कर्म बन गया है। आजकल कवि लोग कविता में ही भंडा फोड़ दूसरे का करते रहते हैं, दूसरे पर टिप्पणी करते रहते हैं इत्यादि इत्यादि, वो सब होता रहता है। लेकिन ये जो प्रच्छन्नता है, ये जो छुपा हुआ है, जो ढका हुआ है, और जाहिर है कि ऐसा बहुत सारा संसार में है जो छुपा हुआ है, जो ढका हुआ है, उसका एक तरह से अनावरण कविता करती है। और उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि यदि वह क्षण भर लीन न हुआ, योग न किया, वह न खिला, उसने विसर्जन न किया, वह न पसीजा, न तिल मिलाया, न हंसा, तो उसके जीवन में रह क्या गया? ये उन क्रियाओं को, कौन कौन से क्रिया व्यापार हैं, अगर ये हो रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया में हृदय ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो जीवन क्या है? तो जीवन को क्रियाओं में परिभाषित करना, ये हमने बहुत अरसे से छोड़ दिया। हमारे यहाँ जो यथार्थ का एक बहुत बड़ा आतंक हुआ, उसमें क्रियाओं का कोई उल्लेख नहीं होता। हम तो वस्तुओं का और छवियों का, प्रतीकों का, इत्यादि इत्यादि सबका करते हैं, लेकिन क्रियाओं का नहीं करते, जैसा कि शुक्ल जी ने किया। अब काव्य दृष्टि की जगहें क्या है? कहाँ काव्य दृष्टि जाती है, किनको हिसाब में लेती है? 3 जगह। एक है नर क्षेत्र, जो असल में मनुष्य क्षेत्र होगा। नर शब्द उसी अर्थ में जिस अर्थ में नरसंहार हम कहते हैं, तो ये मतलब नहीं होता कि उसमें स्त्रियां नहीं मारी जाती। नरसंहार में तो दोनों मारे जाते हैं, नर नारी, लेकिन नर, तो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया नर क्षेत्र, मनुष्येतर बाह्य सृष्टि और समस्त चराचर। कविता तीनों से वाबस्ता होती है, तभी वो शायद श्रेष्ठ कविता या अच्छी कविता या सार्थक कविता बनती होगी। फिर उन्होंने कहीं इस तरह का एक विश्वरूपी महाकाव्य, आचार्य शुक्ल की कल्पना ये है कि ये विश्व ही महाकाव्य है, यानी जो विश्व हमको मिला है यही महाकाव्य है, और बाकी जो कविता है वो इस महाकाव्य को किसी तरह से उसका किसी अंश को, उसके किसी हिस्से को, किसी पक्ष को, किसी पहलू को स्वायत्त करने की कोशिश है। पर ये विश्व अपने आप में महाकाव्य है, वो लिखा हुआ महाकाव्य नहीं है, वो रचा हुआ महाकाव्य। किसी ने नहीं रचा है, इसकी कोई, कम से कम उनके यहाँ इसका निर्देश नहीं। फिर वो रागात्मक सत्व की कमी, अब जरा शब्द का इस्तेमाल देखिए, रागात्मक सत्व की कमी, यानी वो किसी तरह की कविता की आलोचना कर रहे हैं जिसमें रागात्मक सत्व नहीं है, सत्व की नहीं, रागात्मक सत्व। बाद में अज्ञेय ने सत्य के बारे में कहा था कि कविता का सत्य रागात्मक सत्य होता है, वो शुद्ध सत्य नहीं है, वो राग में लिथड़ा हुआ है, अनुराग में लिथड़ा हुआ है। और ये नहीं कि वो, मतलब आपको ऐसा लग सकता है जो मैं कह रहा हूँ कि ये तो बड़ी एक उदात्त और दिव्य धारणा है, और संसार का जो उबड़ खाबड़ है, जो संसार के बहुत सारे अशुभ और अनिष्ट पक्ष हैं, उनको वो ध्यान में नहीं लेते। तो वो कहते हैं, कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जाति श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड, कविता को भाव प्रसाद द्वारा
कविता कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार कर देती है। ये तो खैर अलग हो गया। तो ये घमंड, ये जातिगत द्वेष, इस सब की खबर उनको है और वो कविता में इसका, अपने निबंध में इसका उल्लेख कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। जो बहुत अपने को मैन ऑफ एक्शन कहते हैं ना, हम तो मैन ऑफ एक्शन है। ये कविता क्या है, हमको वी वांट टू डू समथिंग, वी वांट टू एक्ट। तो उनके लिए शुक्ल जी की उक्ति है कि कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती, उसके कर्म क्षेत्र को और बढ़ा देती। हृदय का बंधन खुलता है, मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती। हृदय अपने आप में मुक्त नहीं है, वो बंधा हुआ है। उसकी बंधन से जब मुक्ति होती है तो मनुष्यता की उच्च भूमि प्राप्त होती है। ये मनुष्य का जगत के साथ जो पूर्ण तादात्म्य है, जिसकी बार बार जिक्र करते हैं शुक्ल जी, और जिसके जितने उदाहरण उन्होंने दिए उसमें कोई दिव्य भव्य कुलीन उदाहरण नहीं है जितना मैंने देखा। तो हम लोग जो ये कहते आए हैं, हम में से कुछ लोग कम से कम, कि हिंदी में आधुनिकता के पदार्पण से साधारण की केंद्रीयता बढ़ी, साधारण केंद्र में आया। जो चाहे प्रेमचंद की कहानियों के पात्र, उपन्यास के पात्र और बहुत सारे, और ये जो साधारण की केंद्रीयता है, उसके एक तरह से पहले विचारक ही रामचंद्र शुक्ल हैं। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य, और दो तरह की कल्पनाएं, एक है विधायक कल्पना जो लेखक की कल्पना है, और एक ग्राहक कल्पना है जो रसिक की या पाठक की या श्रोता की कल्पना है। ये भी कहते हैं कि कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। तो आजकल ज़्यादातर लोग ज़्यादातर वक्त तमाशा देखते हैं, और यही नहीं कि तमाशा देखते हैं, तमाशा करते हैं। तमाशे के लिए जितने प्रयत्न किए जा सकते हैं उतने प्रयत्न करते हैं, और जो सबसे तमाशबीन है वो हमारा बड़ा भारी नायक है। ऐसे में शुक्ल जी जो कह रहे हैं कि ये सब कविता विरोधी काम है, ये सब इसमें जो लिप्त है, इसमें जो लगा हुआ है, उसके लिए कविता का कोई अर्थ नहीं होगा। मूर्त गोचर पर जो आग्रह है, वो आग्रह साधारणता पर आग्रह है, क्योंकि साधारण हमेशा मूर्त और गोचर होगा। वो कभी इस तरह से उत्ताल तरंगों में ऊपर और ऐसा हो नहीं सकता। वो तो पड़ोस में है, बगल में है, आसपास है, और हमेशा मूर्त है, हमेशा गोचर है, हमेशा साधारण है। और इसलिए शुक्ल जी की दृष्टि से वो हमेशा काव्य का अभिप्राय है। कभी मैं सोचता हूं कि इतना गंभीर और समृद्ध काव्य चिंतन 1930 में अंतिम, तो अब सोचिए 70
96 वर्ष होने आए और इस लेख से आलोचकों ने, पाठकों ने, छात्रों ने, शोधार्थियों ने और स्वयं कवियों ने कितना कम सीखा। अगर हम उन सब विवादों, बहसों को एक तरफ रखते हैं और सोचने लगें कि हमको ये जो गोचर मूर्त संसार है और जो कविता का परम संबोध्य है, उसको बदलने में, उसमें अपनी शिरकत को गहरा करने में, उसको प्रश्नांकित करने में, लेकिन उसका उत्सव मनाने में कविता हमारी कितनी मदद कर सकती है या कविता कितना योगदान कर सकती है, इस पर हमको नागरिक विचारणी सभा ने तो नहीं सोचा होगा कि ऐसे प्रकाशन कर वो कवियों को और आलोचकों को शर्मिंदा करेंगे, लेकिन आप शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ही लगा कि मुझे ही इतना ठीक से पता नहीं था कि ऐसा अद्भुत काव्य चिंतन हमारे यहाँ है। और जो हम दुनिया भर की बहसें करते रहे हैं, उस बहस का बहुत सारा पूर्वाभास तो इसी में है। धन्यवाद। Thank you.